नमस्कार दोस्तों, बायजूस एग्जाम प्रेप आईएएस हिंदी में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपके सामने 12 मार्च 2023 के दैनिक क्विज प्रस्तुत कर रहे हैं, जिसमें द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस तथा पीआईबी से संबंधित प्रमुख समाचारों को आधार बनाकर प्रारंभिक परीक्षा के प्रश्न आपको अभ्यास के लिए दिए जाएंगे। साथ साथ विगत वर्षों में यूपीएससी के द्वारा प्रारंभिक परीक्षा में पूछे गए प्रश्न हम आपको अभ्यास के लिए देंगे और अंत में आज के किसी महत्वपूर्ण तथ्य की हम चर्चा करेंगे। तो आज के सत्र को प्रारंभ करें और आज के पहले प्रश्न को हम देखते हैं। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ दुर्लभ खनिज निवेश साझेदारी यानी क्रिटिकल मिनरल्स इन्वेस्टमेंट पार्टनरशिप पर हस्ताक्षर किए हैं? तो आप ध्यान रखें, इस तरह के जो दुर्लभ खनिज हैं वो प्रमुख रूप से अगर हम इलेक्ट्रिक वाहन की बात करें या नवीनीकरण जो हम ऊर्जा की बात कर रहे हैं उसके संदर्भ में अलग अलग जो उपकरण हैं उसमें एक तरह से इनकी आवश्यकता रहती है। जैसे अगर हम लिथियम की बात करें, कोबाल्ट की बात करें, निकिल की बात करें, दुर्लभ खनिज के संदर्भ में भारत के द्वारा यह जो समझौता है वो पिछले वर्ष यानी 2022 में ऑस्ट्रेलिया के साथ किया गया था और उद्देश्य ये था कि अलग अलग जो भी दुर्लभ खनिज हैं उनका भारत एक तरह से उत्पादन ऑस्ट्रेलिया के क्षेत्रों में जो होता है वो एक तरह से प्राप्त कर पाए और जो भी अलग अलग नवीन उपकरण हैं, खास तौर से अगर हम बात करते हैं नवीकरणीय ऊर्जा के संदर्भ में, तो उसके उत्पादन की प्रक्रिया में भारत आगे बढ़ पाए। तो इस आधार पर हमारा उत्तर है बी, ऑस्ट्रेलिया। इस प्रश्न का प्रमुख रूप से आधार यह है कि आप जानते हैं वर्तमान में ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री भारत का दौरा कर रहे हैं और उसी संदर्भ में ऑस्ट्रेलिया के जो संसाधन मंत्री हैं मैडलिन किंग, वो भी भारत के दौरे पर हैं। तो भारत में अगर हम केंद्रीय कोयला, खान और संसदीय कार्य मंत्री की बात करें प्रहलाद जोशी, तो उनके साथ उनकी मुलाकात हुई है और उसमें जो हमारे यहाँ क्रिटिकल खनिज है उसके संदर्भ में भारत और ऑस्ट्रेलिया का जो समझौता मार्च 2022 में हुआ था उसके सफल परिणाम अब दिख रहे हैं और माना जा रहा है कि हमने 5 परियोजनाओं को लक्षित किया है, 2 लिथियम उत्पादन में और 3 कोबाल्ट के संदर्भ में, जिस पर तेजी से काम एक तरह से आगे अब बढ़ेगा। आप ध्यान रखें, भारत की जो संस्था है काबिल यानी खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड, काबिल के द्वारा प्रमुख रूप से विदेशों में जो भी एक तरह से दुर्लभ खनिज होते हैं उनके संदर्भ में जो प्रक्रियाएं हैं वो प्राप्त करने की आगे बढ़ाई जाती हैं। तो ये एक तरह से काबिल का महत्वपूर्ण काम है। साथ साथ अगर हम ऑस्ट्रेलिया की संस्था सीएमओ की बात करें तो दोनों के द्वारा जो समझौता किया गया था मार्च 2022 में, उसी का परिणाम है कि 5 परियोजनाएं एक तरह से लक्षित की जा रही हैं जो लिथियम और कोबाल्ट से संबंधित होंगी। आप ध्यान रखें, विश्व में लिथियम के उत्पादन में ऑस्ट्रेलिया लगभग आधा योगदान करता है। कोबाल्ट में अगर हम देखें तो दूसरा दुनिया का सबसे बड़ा उत्पादक है और रेयर अर्थ अगर हम बात करते हैं यानी जो दुर्लभ पृथ्वी के तत्व हैं उनके संदर्भ में चौथा सबसे बड़ा उत्पादक है ऑस्ट्रेलिया। अगले अगर हम 3 दशक में देखें तो दुनिया में सभी कार्बन उत्सर्जन में कम करने के लिए जो प्रौद्योगिकी हैं उसको एक तरह से आगे बढ़ावा दे रहे हैं और वहाँ पर उत्पादन के लिए जब हम बात करेंगे तो हमें कहीं ना कहीं लिथियम, कोबाल्ट, निकिल, इस तरह के अलग अलग जो तत्व हैं उनकी आवश्यकता रहेगी। तो भारत और ऑस्ट्रेलिया की ये जो साझेदारी है वो हमारे यहाँ अगर हम सतत विकास की बात करें या नवीकरणीय ऊर्जा की बात करें तो उसके लिए काफी महत्वपूर्ण है। आज के दूसरे प्रश्न को देखते हैं, वायु लिंक से आप क्या समझते हैं? वायु लिंक के संदर्भ में माना जाता है कि जो प्रक्रियाएं हैं वो 2019 की एक घटना के बाद प्रमुख रूप से आगे बढ़ाई गई। अगर हम 2019 की एक घटना देखें तो ये बालाकोट पर भारत ने जो एयर स्ट्राइक करी थी उसके बाद एक तरह से घटित हुई थी, जहां पर भारतीय वायुसेना के द्वारा एक तरह से एक मित्रवत फायरिंग में यानी अगर हम कह सकते हैं फ्रेंडली फायरिंग में उनका अपना खुद का एक हेलीकॉप्टर था Mi-17B5, उसको मार गिराया और इस स्थिति में आप देखें कि भारतीय वायुसेना के ही 6 व्यक्ति एक तरह से उस हमले में शहीद हुए। तो इस घटना के बाद एक तरह से ये प्रमुख रूप से सवाल उठा कि जब भी हम किसी भी तरह के ऑपरेशन में होते हैं तो हम कैसे पहचान में लाएंगे कि कोई एक तरह से विमान एनिमी का है यानी किसी भी तरह का विमान है वह दुश्मन का है और कौन सा विमान एक तरह से आपका स्वयं का है। तो ये अंतर करने के लिए आपको तंत्र एक तरह से बनाना पड़ेगा। तो 2019 की इस घटना ने कहीं ना कहीं भारत में इस तंत्र को मजबूत करने के लिए एक तरह से प्रयास करने को आगे बढ़ाया और इसी प्रक्रिया में अगर हम देखें तो भारत के द्वारा काम आगे बढ़ाया गया और भारतीय वायुसेना में विंग कमांडर के पद पर काम करने वाले विशाल मिश्रा, उनके द्वारा वायु लिंक के संदर्भ में जो सिस्टम है उसको प्रमुख रूप से विकसित किया गया है। तो इस सिस्टम का उद्देश्य क्या है? उद्देश्य ये है कि जब भी किसी भी तरह का ऑपरेशन हो रहा है तो भारतीय वायुसेना के द्वारा अपने एक तरह से जो विमान है या जमीन पर जो अपने सैनिक चल रहे हैं या अपने मान लीजिए कोई टैंक है या आर्मर्ड व्हीकल है, कोई भी हमारे अपने एक तरह से साधन है जो हमें युद्ध में मदद कर रहे हैं यानी हमारे जो फ्रेंडली पार्ट हैं उनको पहचान करना, वो प्रमुख रूप से वायु लिंक के द्वारा किया जाता है।
तो इससे किसी भी तरह से फ्रेंडली फायर की जो स्थिति है वो ना हो पाए और 2019 की एक जो दुखद दुर्घटना हुई थी वो दोबारा ना हो पाए, ये वायु लिंक के द्वारा प्रमुख रूप से कार्य किया जाता है। आप कहेंगे इस तरह का जो तंत्र है क्या वायुयान में नहीं होता है? जब हम हेलीकॉप्टर या फाइटर प्लेन में देखें तो प्रमुख रूप से एक तंत्र होता है जिसको हम IFF कहते हैं, यानी आइडेंटिफिकेशन ऑफ फ्रेंड और फो, यानी अपने दोस्त या मित्र की पहचान करने का एक तंत्र होता है। और 2019 के हेलीकॉप्टर ये जो दुर्घटना हुई थी उसमें माना जा रहा था कि जो IFF का सिस्टम है उसको स्विच ऑफ कर दिया गया था, तो ये पहचानने में एक तरह से गलती होने का बड़ा कारण था और कम्युनिकेशन गैप हुआ और ये दुर्घटना हुई। लेकिन अगर हम IFF सिस्टम की बात करें तो ये प्रमुख रूप से आप देखें कि जब भी विमान पर एक तरह से लगा है तो ये रडार के अनुसार काम करता है, यानी अगर रडार एक्टिव है तभी ये काम करेगा, यानी अगर रडार नहीं है तो ये काम नहीं करेगा। साथ साथ ये भी एक बड़ी समस्या मानी जाती है कि जो भी हमारे सैनिक जमीन पर काम कर रहे हैं या कोई आर्मर्ड व्हीकल है या कोई टैंक है तो उनको किसी भी तरह के फायर से बचाना कैसे, यानी हम कैसे पहचान करें कि हमारे सैनिक हैं या हमारे विरोधी के सैनिक हैं। तो वायु लिंक जो डेवलप किया गया है इसके माध्यम से आप देखें केवल हमारे हेलीकॉप्टर या फाइटर प्लेन ही नहीं, जमीन पर जो भी हमारे एक तरह से हमारे अपने सेना के भाग हैं उनकी पहचान भी एक तरह से वायु लिंक के माध्यम से की जाएगी। इसी के साथ साथ अगर हम IFF सिस्टम की बात करें तो ये एक तरह से तब काम करता है जब कोई भी विमान या कोई भी एक तरह से उपकरण है वो आपको सामने दिखाई पड़ता है, यानी लाइन ऑफ साइट। लेकिन वायु लिंक के संदर्भ में ऐसा नहीं है, यानी अगर लाइन ऑफ साइट में नहीं भी है तब भी फ्रेंडली है या एक तरह से एनिमी है, दोनों की पहचान ये कर सकता है। इसीलिए वायु लिंक जो तंत्र है जो विकसित किया गया है ये माना जा रहा है कि फ्रेंडली फायर की जो स्थिति है हमारे सेना के ऑपरेशन के समय में उसमें कहीं ना कहीं मदद करेगा। तो वायु लिंक प्रमुख रूप से एयरफोर्स के लिए एक तरह से निर्मित किया गया है। इसी का अगर हम अपनी थल सेना के लिए एक तरह से देखें तो एक नया वर्जन बनाया गया है जिसको त्रिशूल लिंक के नाम से जाना जाता है। तो ये दोनों प्रमुख रूप से हमारी वायुसेना और थल सेना को अपने जो भी मित्रवत एक तरह से लोग हैं, चाहे हमारे सैनिक हैं या हमारे हथियार हैं, चाहे हेलीकॉप्टर हैं, फाइटर प्लेन है या टैंक है, उनकी पहचान करने में मदद करेंगे और 2019 की जो दुर्घटना हुई थी हेलीकॉप्टर की उसको कहीं ना कहीं रोकने में मदद करेंगे। अगर हम इस जानकारी के आधार पर देखें तो यहाँ पर हमारा विकल्प सही हो जाता है सी। यह हवाई हमलों के दौरान भ्रातृघात यानी फैट्रिसाइड से बचने के लिए भारतीय वायुसेना द्वारा विकसित एक प्रणाली है। जब आप किसी भी ऑपरेशन में अपने स्वयं के फाइटर प्लेन या हेलीकॉप्टर पर गलती से हमला कर देते हैं तो यह फैट्रिसाइड या भ्रातृघात कहलाता है। तो इसको रोकने के लिए वायु लिंक प्रमुख रूप से काम करेगा। तो यहाँ पर उत्तर है हमारा सी। आज के तीसरे प्रश्न को हम देखते हैं, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या कौन से सत्य हैं? यह है पहला, इंडोनेशिया के सरकम पैसिफिक रिंग ऑफ फायर में अवस्थित होने के कारण यहाँ ज्वालामुखी पाए जाते हैं। दूसरा, मेरापी पर्वत इंडोनेशिया का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी है। तीसरा, न्यूजीलैंड के दक्षिण आल्प्स प्रशांत और इंडो ऑस्ट्रेलिया प्लेट्स के अभिसरण के कारण अस्तित्व में आए हैं। प्रमुख रूप से आप ध्यान रखें कि ये हमने प्रश्न इसलिए पूछा है क्योंकि इंडोनेशिया में जो सबसे सक्रिय ज्वालामुखी माना जाता है माउंट मेरापी, वह दोबारा एक तरह से सक्रिय हो चुका है। और अगर हम माउंट मेरापी की बात करें तो उसकी लोकेशन आप देख सकते हैं। प्रमुख रूप से ये जो माउंट मेरापी है ये जावा द्वीप में स्थित है और योग्यकर्ता के पास एक तरह से स्थित है। तो इस ज्वालामुखी में जो विस्फोट प्रारंभ हुआ है ये इंडोनेशिया का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी माना जाता है। जब हम रिंग ऑफ फायर की बात करते हैं जो प्रशांत महासागर के चारों ओर एक तरह से फैला हुआ है तो आप देखें तो यहाँ पर प्लेटें आमने सामने टकराती हैं और यही कारण है कि यहाँ पर सबसे भीषण एक तरह से जो ज्वालामुखी हैं उनकी घटनाएं होती हैं। और साथ साथ अगर हम भूकंप की बात करें, जो हम इंडोनेशिया की बात करते हैं तो प्रमुख रूप से इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट और जो प्रशांत महासागर की प्लेट है उनकी जो टक्कर है वो बड़ा कारण है यहाँ पर जो ज्वालामुखी बन रहे हैं उनके लिए। साथ साथ अगर हम बात करते हैं न्यूजीलैंड के क्षेत्र में तो न्यूजीलैंड का एक तरह से जो दक्षिणी भाग है वहाँ पर अगर हम देखें तो वहाँ पर जो न्यूजीलैंड में दक्षिणी भाग में जो पर्वतीय श्रृंखला आल्प्स के रूप में विकसित है उसका कारण भी प्रमुख रूप से इंडियन ऑस्ट्रेलियन प्लेट और प्रशांत महासागर की प्लेट के आमने सामने की टक्कर है। जब दो प्लेट आमने सामने टकराती हैं प्रमुख रूप से तो एक प्लेट का हिस्सा दूसरे के अंदर जब धंसता है और निचले भाग में जाने पर जब ये पिघलता है तो यहाँ पर आप देखें मैग्मा बनता है और यही एक तरह से पृथ्वी की सतह पर बाहर निकलकर ज्वालामुखी की स्थिति में एक तरह से घटना को जन्म देता है। ऐसी स्थिति अगर हम देखें तो प्रशांत महासागर के लगभग चारों ओर स्थित है और इसीलिए सरकम पैसिफिक रिंग या रिंग ऑफ फायर बनती है ज्वालामुखी से संबंधित। इसीलिए आप ध्यान रखें, चाहे न्यूजीलैंड के दक्षिण आल्प्स जो पर्वत है उनकी बात करें, वहां पर प्रशांत और इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट की टक्कर का एक कारण प्रमुख रूप से है। जब अभिसरण की बात करते हैं तो प्लेट आमने सामने कन्वर्ज करती हैं, टकराती हैं। मेरापी की बात करें तो ये इंडोनेशिया का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी है
और इंडोनेशिया प्रमुख रूप से आप देखें यहाँ पर माना जाता है कि जो ज्वालामुखी घटनाएं हैं वो इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट और पैसिफिक जो प्लेट है उसके टकराने का एक बड़ा कारण है। और इंडोनेशिया इसी सरकम पैसिफिक यानी जो प्रशांत महासागर के चारों ओर ये जो रिंग मानी जाती है उसी में स्थित है। तो इस आधार पर आप देखें तो तीनों कथन यहाँ पर सत्य हैं। तो हमारा उत्तर है डी, 1, 2, 3 तीनों सत्य हैं। आज के चौथे प्रश्न को हम देखते हैं, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या कौन से सत्य हैं यह हैं। पहला, केंद्र सरकार राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि को 100% धन मुहैया कराती है। ध्यान रखें 100% नहीं, 75% जो धन है राज्य का ये जो कोष होता है आपदा प्रतिक्रिया के संदर्भ में उसे केंद्र सरकार के द्वारा उपलब्ध कराया जाता है। तो पहला कथन असत्य है। दूसरा, राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि से भारत में सभी सूचीबद्ध प्राकृतिक आपदाओं के मामले में आपदा प्रबंधन कार्यों के लिए निधि प्रदान किया जाता है। दूसरा कथन सत्य है। आप ध्यान रखें SDRF का जो फंड है वहां से उन प्राकृतिक आपदाओं के लिए एक तरह से आपदा प्रबंधन में धन दिया जाता है जिनको सरकार के द्वारा सूचीबद्ध किया गया है। तीसरा, बादल फटना और बिजली गिरना भारत में प्राकृतिक आपदाओं की सूची में शामिल है। तो बादल फटना, क्लाउड बर्स्ट तो शामिल है, लेकिन जब हम बिजली गिरने या लाइटनिंग की बात करते हैं तो ये शामिल नहीं है। और हमारा प्रश्न पूछने का आधार यही है कि कई राज्यों के द्वारा ये मांग की जा रही है कि बिजली गिरने की जो घटना है इसको भी एक तरह से प्राकृतिक आपदा की जो श्रेणी है वहाँ पर शामिल किया जाए, क्योंकि माना जा रहा है कि एक वर्ष में लगभग 2500 लोग इससे मरते हैं। और प्रमुख रूप से अगर हम देखें तो वर्तमान में किसी भी प्रकार का चक्रवात है, सूखा है, भूकंप की घटना है, कोई आग लगने की घटना है, कहीं पर बाढ़ है, सुनामी है, किसी तरह का हेल स्टॉर्म यानी ओले पड़ने की घटना है, लैंडस्लिप यानी कोई भूस्खलन की घटना, कोई एवलांच है, क्लाउड बस्ट है यानी बादल फटने की घटना है, कोई पेस्ट अटैक है यानी किसी तरह के कीट उनका हमला हो गया फसल पर, उसकी अगर हम बात करें फ्रॉस्ट के संदर्भ में, या अगर हम बात करें कोल्ड वेव के संदर्भ में, तो ये सारी जो घटनाएं हैं वो एक तरह से आपदा प्रबंधन के लिए जो कोष है वहां से अगर आपको धन मिलना है तो इसके संदर्भ में कोई प्राकृतिक आपदा होनी चाहिए। तो यहाँ पर आप देखें लाइटनिंग इसमें शामिल नहीं है और कई राज्य इसके संदर्भ में मांग कर रहे हैं। इस आधार पर अगर हम देखें तो यहाँ पर हमारा तीसरा विकल्प ये भी एक तरह से असत्य हो जाता है। तो केवल दूसरा विकल्प सही है, इसीलिए हमारा उत्तर है बी, केवल 2 सत्य हैं। दैनिक क्विज के दूसरे भाग में हम यूपीएससी के द्वारा विगत वर्षों में पूछे गए प्रारंभिक परीक्षा के जो प्रश्न है वो आपको अभ्यास के लिए देते हैं। आज 2020 की प्रारंभिक परीक्षा का प्रश्न हम आपको अभ्यास के लिए दे रहे हैं। प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जेट प्रवाह केवल उत्तरी गोलार्ध में होता है। जब हम जेट प्रवाह या जेट स्ट्रीम की बात करते हैं तो उच्च वायुमंडल में प्रमुख रूप से अगर हम पृथ्वी के चारों ओर देखें तो ये एक तरह से पश्चिम से पूर्व की ओर बहती हैं। और आप ध्यान रखें कि ये प्रमुख रूप से केवल उत्तरी गोलार्ध नहीं, ये दक्षिणी गोलार्ध में भी हैं। तो पहला कथन गलत है, ये दोनों गोलार्ध में प्रवाहित होती हैं। दूसरा, केवल कुछ चक्रवात ही केंद्र में वाताक्षी उत्पन्न करते हैं। देखिए, जब हम वाताक्षी की बात करते हैं तो इसको एक तरह से चक्रवात की आंख कहा जाता है, यानी आई ऑफ द साइक्लोन कहा जाता है। तो जब हम आई ऑफ द साइक्लोन की बात करते हैं तो ये घटना प्रमुख रूप से जो उष्णकटिबंधीय चक्रवात होते हैं, जो ज़्यादा एक तरह से खतरनाक होते हैं, जिनमें तीव्रता बहुत ज़्यादा होती है, वहाँ पर अगर हम देखें तो प्रमुख रूप से देखी जाती है। उष्णकटिबंधीय या जो ट्रॉपिकल साइक्लोन होते हैं उनमें प्रमुख रूप से आप देखें जो केंद्र का भाग होता है वहाँ पर बहुत निम्न दाब आ जाता है और आसपास के क्षेत्रों में अगर हम देखें तो उच्च दाब रहता है। तो हर जगह से जो वायु है वो निम्न दाब की ओर जाने का प्रयास करती है और यही एक तरह से अगर हम देखें तो साइक्लोन के बनने के लिए प्रमुख रूप से स्थितियों के लिए उत्तरदायी रहता है। तो ये जो केंद्र होता है यहाँ पर अगर हम देखें तो निम्न दाब का भाग रहता है, लेकिन ये ट्रॉपिकल या उष्णकटिबंधीय चक्रवातों में प्रमुख रूप से दिखता है। जब हम बात करते हैं शीतोष्ण चक्रवात की, यानी अगर हम बात करते हैं टेम्परेट साइक्लोन की, तो वहाँ पर यह लगभग अनुपस्थित रहता है। तो केवल कुछ चक्रवात में ही केंद्र में साइक्लोन आई या वाताक्षी उत्पन्न होती है, सभी में नहीं। दूसरा कथन यहाँ पर आपका सत्य है। तीसरा, चक्रवात की वाताक्षी के अंदर का तापमान आसपास के तापमान से लगभग 10 डिग्री सेंटीग्रेड कम होता है। आप देखें यहाँ पर निम्न दाब होता है। निम्न दाब का मतलब है कि तापमान उच्च होगा। तो ये जो कहना है कि तापमान का अंतर केंद्र में एक तरह से तापमान कम रहेगा, बाहर से ऐसी स्थिति नहीं है। इस कारण से तीसरा कथन भी असत्य हो जाता है। 1 और 3 असत्य है, केवल 2 सत्य है, इसीलिए हमारा उत्तर है सी, केवल दूसरा कथन सत्य है। दैनिक क्विज के तीसरे और अंतिम भाग में हम आज के तथ्य की चर्चा करते हैं और आज का तथ्य है आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए राष्ट्रीय मंच यानी नेशनल प्लेटफॉर्म फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन। तो किस तरह से आपदा के जोखिम को कम किया जाए उसके संदर्भ में ये जो प्लेटफॉर्म है, इसकी जो तीसरी बैठक है वो एक तरह से 10 मार्च से आयोजित हुई है, जिसका प्रधानमंत्री जी के द्वारा उद्घाटन किया गया है। इसी के संदर्भ में हम बात करेंगे। अगर हम NPDRR की बात करें तो इसका तीसरा सत्र दिल्ली में आयोजित हो रहा है
और इसका अगर हम विषय या थीम देखें तो बदलती जलवायु में स्थानीय सहनीयता का निर्माण, यानी जलवायु परिवर्तन की जो स्थितियां आ रही हैं तो लोग किस तरह से, जो भी एक तरह से घरेलू वातावरण बन रहा है या जो भी जलवायु स्थितियां बन रही हैं स्थानीय स्तर पर, उसमें अपने आप को सहने की क्षमता कैसे विकसित करें, यह प्रमुख रूप से इस तीसरी जो बैठक है उसमें चर्चा किया जाएगा। आप ध्यान रखें, इस प्लेटफॉर्म का जो निर्माण है वो सरकार के द्वारा प्रमुख रूप से 26 फरवरी 2013 को किया गया था। और वहाँ पर उद्देश्य क्या था? उद्देश्य ये था कि आपदा जोखिम की स्थिति को न्यून करने के लिए अलग अलग जो हितधारक हैं, अलग अलग जो भी स्टेक होल्डर्स हैं, जैसे राज्य सरकार है, केंद्र सरकार है, या कोई एनजीओ है, या सरकारी संस्थाएं या सरकारी अधिकारी हैं, या राजनीतिक दल के लोग हैं जो अलग अलग उच्च पदों पर हैं, उन सबको एक मंच पर लाना। तो ये आपदा प्रबंधन की पूरी श्रृंखला को एक साथ लाने का प्रयास था, जिसमें सरकार, सांसद, महापौर, मीडिया, अंतर्राष्ट्रीय संगठन, एनजीओ, स्थानीय समुदाय, वैज्ञानिक, शैक्षणिक संस्थान, कॉरपोरेट व्यवसाय, इन सभी को आपदा में जोखिम की स्थिति को किस तरह से कम किया जा सकता है उसमें सहयोग करने के लिए, एक साथ लाने के लिए ये NPDRR का प्लेटफॉर्म बनाया गया। और यहाँ पर जो भी एक तरह से विचार उभर के आते हैं उनको साझा किया जाता है। जो भी अनुसंधान और कार्रवाई के लिए भविष्य में स्थितियां पता चलती हैं उनके बारे में विचारों का आदान प्रदान किया जाता है। इस मंच के माध्यम से जो भी निष्कर्ष निकलते हैं तो भारत में जो भी डिजास्टर रिस्क रिडक्शन है, यानी जोखिम को न्यून करने के लिए जो भी कार्य है, उसके संदर्भ में भविष्य की राष्ट्रीय कार्य योजना का जो निर्माण है उसके लिए एक रणनीतिक दिशा हमको मिलती है, एक रोड मैप मिलता है। आप ध्यान रखें, जब हम NPDRR की बात करते हैं तो अध्यक्षता केंद्रीय गृह मंत्री और गृह मंत्रालय में आपदा प्रबंधन के जो प्रभारी राज्य मंत्री होते हैं वो प्रमुख रूप से करते हैं। साथ साथ राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के जो उपाध्यक्ष हैं वो NPDRR के उपाध्यक्ष के रूप में भी काम करते हैं। इसी के साथ साथ गृह मंत्रालय में आपदा प्रबंधन जो प्रभाग है उसके जो भी प्रभारी उस समय के विशेष सचिव, अपर सचिव या संयुक्त सचिव होंगे वो NPDRR के संयोजक भी एक तरह से होंगे, यानी कोऑर्डिनेटर होंगे। इसी के साथ साथ आप देखें, जब हम इसके कार्य की बात करते हैं तो समय समय पर आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में जो प्रगति होती है उसकी समीक्षा करते हैं। केंद्र और राज्य सरकार की तरफ से या अन्य एजेंसियां जो आपदा प्रबंधन में काम कर रही हैं वो आपदा प्रबंधन नीति को किस रूप में लागू कर रही हैं, और अगर उनके लागू करने का तरीका बेहतर है तो उसकी सराहना करना, और अगर मान लीजिए कोई समस्याएं हैं या कोई उसमें सुझाव हो सकता है तो उसके लिए उचित सलाह देना, ये भी इस प्लेटफॉर्म का काम है। इस प्लेटफॉर्म के द्वारा आपदा जोखिम में न्यूनीकरण की स्थिति के लिए केंद्र और राज्य सरकारों, साथ साथ जो भी उनके प्रशासनिक तंत्र हैं, जो भी स्थानीय निकाय हैं उनकी अगर हम बात करें, या जो भी एक तरह से नागरिक समाज संगठन है, कोई एनजीओ है, उनके बीच में समन्वय की स्थिति कैसे बने, इसके लिए सलाह देने का काम भी ये प्लेटफॉर्म करता है। आपदा प्रबंधन के संदर्भ में अगर किसी भी तरह का प्रश्न आता है, मान लीजिए कि प्लेटफॉर्म में स्वयं ये प्रश्न उत्पन्न होता है कि इसका हल कैसे निकाला जाए, या केंद्र सरकार या राज्य सरकार के द्वारा या केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासन की तरफ से पूछा जाता है, तो उसके संदर्भ में भी प्लेटफॉर्म की तरफ से मिलकर एक सलाह दी जाती है। और आप ध्यान रखें, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन की जो नीति है उसकी समीक्षा करना भी इस प्लेटफॉर्म का प्रमुख रूप से काम है। तो जैसा हमने बात किया कि 2013 में इसका गठन किया गया, तो इसकी पहली बैठक 2013 में हो चुकी है, और वहां पर थीम या विषय था मेन स्ट्रीमिंग डिजास्टर रिस्क रिडक्शन इन डेवलपमेंट फ्रॉम रिस्क टू रेजिलियंस। तो ये प्रमुख थीम रखा गया था पहली बैठक में। और दूसरी बैठक जब 2017 में आयोजित की गई तो वहां पर थीम रखा गया था डिजास्टर रिस्क रिडक्शन फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट मेकिंग इंडिया रेजिलिएंट बाय 2030। आपदा जोखिम के न्यूनीकरण के लिए जो लक्ष्य है वो 2030 प्रमुख रूप से इसलिए रखा गया है कि जब हम सेंडई फ्रेमवर्क की बात करते हैं जिसमें हम आपदा जोखिम को न्यूनतम करने के लिए प्रयास कर रहे हैं और भारत भी इसमें शामिल है, तो ये 2015 से 2030 यानी 15 वर्षों के लिए लक्ष्य है, जिसमें 7 लक्ष्य अलग अलग देशों को प्राप्त करने हैं। तो आप ये भी कह सकते हैं कि NPDRR प्रमुख रूप से सेंडई फ्रेमवर्क के अनुसार आपदा प्रबंधन की जो स्थितियां हैं उनको आसान करने के लिए भी प्रमुख रूप से कार्य करता है। यह हमारा 12 मार्च 2023 का दैनिक क्विज है। आने वाले दिनों में अन्य दिनों के दैनिक क्विज हम आपको इसी तरह से उपलब्ध कराते रहेंगे। बायजूस एग्जाम प्रेप IAS हिंदी को आप बहुत अधिक पसंद कर रहे हैं, अधिक से अधिक संख्या में लाइक करें, शेयर करें, और अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो हमारे YouTube चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।